हेलो बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू फ्यूचरकुल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरकुल कोचिंग की बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। भाई लाइव आ जाइए, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइव आ जाओ, 1 मिनट का समय देती हूँ क्योंकि मैंने एकदम सही समय पर क्लास स्टार्ट कर दी है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे हैं वो 1-1.5 मिनट के बाद ज्वाइन करें, है ना। चलो, कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, इनके नाम ले लेते हैं। ललित आ चुके हैं, सनी आ चुके हैं, चंदन आ चुके हैं, नितेश आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, मोहम्मद आ चुके हैं, रोहित कुमार आ चुके हैं। चलो भाई, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। शुरू करें अपन आज का चैप्टर। आज हम एक चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है, 4 क्लास पढ़ने में लग जाएंगी। इसको 4 की जगह 5 भी क्लास लग सकती है, लेकिन आज से हम क्लास का जो ड्यूरेशन है वो भी हम थोड़ा लंबा रखने वाले हैं, है ना। लेकिन जिस दिन हम ये चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे उस दिन आपको कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। कुछ नहीं, इस चैप्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, पहले हम कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। उस प्रैक्टिस में बहुत सारे पीवाईक्यूज होंगे, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जिनके आने की संभावनाएं पूरी आपके एग्जाम में हैं। शुरू करें जी मैम। मेरे पीछे ये जो फोटो बना हुआ है, ये जो डायग्राम है, ये पूरा का पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पाचन तंत्र है। एक बच्चा बोल रहा है मैम केमिस्ट्री कब स्टार्ट करेंगी। बार बार मत बुलवाओ ना, कहा तो है आपसे, लास्ट वीडियो में भी कहा था कि बेटा मैं केमिस्ट्री होली के बाद स्टार्ट करूंगी। होली की छुट्टियां क्या, 2-3 दिन के बाद तो होली की छुट्टियां शुरू हैं। अब बीच में स्टार्ट करने से फिर गैप हो जाएगा, तो होली के बाद जब आप आओगे तो 10 तारीख से आपका केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल घबराओ मत, आ जाओ। ये कंप्लीट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर आपकी स्किन हटा दी जाए, त्वचा को हटा दिया जाए, तो बेटा इतने ये जो अंदर से, ये जो अंदर है, ये कितना है, ये क्या है, ये आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पाचन तंत्र है। सुना होगा ना, फलाना इंसान कहता है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, है ना, मुझे बहुत सारी बीमारियां होने लग गई, पेट में गैस बन रहा है, उल्टी आ रही है, दस्त आ रहे हैं, दस्त लग रहे हैं। ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में सब कंप्लीट हो जाएंगी, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बेटा जब भी सिस्टम शब्द होता है, सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप है, एक समूह है। वो ऑर्गन्स का ग्रुप जो हमारे बॉडी में क्या काम करवाता है, जो हमारे बॉडी में डाइजेशन का काम करता है। उन सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को, उन सारे अंगों के समूह को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, कुछ ऐसे अंग हैं जो पाचन में सहायक होते हैं। उन अंगों को एक साथ मिलाकर हम पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जैसे मैंने आपको फोटो दिखाई, यहां पर आपको साफ साफ बहुत सारे ऑर्गन्स दिख रहे हैं। जी मैम देखो, ये आपका मुंह दिख रहा होगा, ये फूड पाइप दिख रहा होगा, ये पेट दिख रहा होगा, ये छोटी आंत दिख रही होगी, बड़ी आंत दिख रही होगी। ये सब क्या है? दीज आर ऑर्गन्स। ये सारे अंग हैं, और ये अंगों का जो समूह है, ये जो ऑर्गन्स का ग्रुप है, ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो हम इन ऑर्गन्स को या तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कह सकते हैं या हम इनको डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन से बना हुआ होता है और जो काम क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है, पाचन का काम करता है। अब बात यह आती है कि डाइजेशन होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों क्या होता है पाचन, डाइजेशन किसको बोलते हैं, पाचन किसको बोलते हैं, तो ध्यान से सुनो। हम एक दिन में जितना भी खाना खाते हैं, खाना तो खाते होंगे, आप में से ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जो खाना नहीं खा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा खाना क्यों खाते हैं, चलो ये बताओ, खाना ना खाओगे तो क्या हो जाएगा। अरे मैम खाना खाते हैं हम ताकि हमारे बॉडी में एनर्जी रहे, ऊर्जा रहे, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी जो है उसका फ्लो बना रहे, उसी की वजह से आप खाना खाते हैं। अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आपके बॉडी में एनर्जी, ऊर्जा की कमी हो जाती है जी मैम। और धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स कहते हैं भैया एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। और अगर बहुत दिनों तक आपने खाना नहीं खाया तो ऑर्गन्स कहेंगे हमारे पास एनर्जी ही नहीं है, अब हम काम नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे इंसान के ऑर्गन्स काम करना स्लो हो जाते हैं या इंसान के ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हम खाना क्यों खाते हैं, आप कहोगे मैम एनर्जी बनाने के लिए।
उसी एनर्जी से हमारा पूरा ये बॉडी सिस्टम, एक मशीन है ये, जैसे मशीन में आप तेल डालते हैं, मशीन को आप बिजली देते हैं, तो ये सब क्या एनर्जी है। ठीक है, ऐसे ही आपका बॉडी भी एक मशीन है, इस मशीन को चलाते रखना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये एनर्जी कहां से आती है? जो आप खाना खाते हैं। अब खाने में हम क्या खाते हैं वो सुनो। बायोलॉजी कहती है कि हम खाने में जितनी भी सारी चीजें खाते हैं उनको बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं पोषक तत्व। अरे ऐसे तत्व जिनसे हमारे शरीर का पोषण होता है, जिनसे हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी से हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, शरीर का वृद्धि और विकास होता है। तो जो भी आप खाने में खाते हैं उन सारे भोजन को आप न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या होता है डाइजेशन? हम जो खाना खाते हैं उस खाने में जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं ये लार्जर लेते हैं। लार्जर का मतलब होता है बड़े 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 भोजन के हम बड़े बड़े अणु खाते हैं। या मैं कह सकती हूं हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं या हम जो खाना खाते हैं वो खाना खाते हैं हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, यानी कि ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खाते हैं आप खाने में। और ये जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं इनसे एनर्जी तब तक नहीं निकलेगी जब तक इनको आपने छोटा छोटा नहीं तोड़ लिया। आपने खाया कॉम्प्लेक्स फूड या आपने खाया लार्जर मॉलिक्यूल ऑफ फूड। अब हमारे बॉडी में एक सिस्टम है, वो सिस्टम क्या करता है, इन न्यूट्रिएंट्स को, जो न्यूट्रिएंट्स बड़े बड़े हैं, ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खाए हैं आपने जिनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। और हमारे शरीर में एक सिस्टम है जिसको आप डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। वो क्या करता है, वो इन न्यूट्रिएंट्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। स्मॉल का मतलब क्या होता है? छोटा, यानी कि इन पोषक तत्वों को छोटा कर देगा, तोड़ देगा। या मैं कह सकती हूं कि इन कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है? सिंपल फूड में। सिंपल का मतलब होता है सरल भोजन। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। पहले आम भाषा में समझो, फिर मैं बताती हूं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो समझना। आम भाषा में समझो कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने में भोजन के ऐसे बड़े बड़े अणु खाते हैं और हमारे शरीर में ये भोजन के बड़े बड़े अणु हैं वो जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे किसमें? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लिया जाता है। जब ये बड़े होते हैं तो इनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जब ये छोटे होते हैं तो इनको सिंपल कहते हैं। अब सुनो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड इज नोन एज डाइजेशन। क्या मतलब हुआ कि भोजन का जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदलना भोजन का पाचन कहलाता है। ये जो आप कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं इसको छोटा छोटा तोड़ लिया जाता है। अब आप पूछो मैम क्यों तोड़ा जाता है? अरे भैया क्योंकि ये जो छोटे छोटे अणु है ना, यही हमारे शरीर में जाकर क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमारे शरीर में एनर्जी रहे, है ना, ताकि हमारे शरीर में एनर्जी रहे, इसीलिए हम खाना खाते हैं। तो डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जो भी आप भोजन खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड में खाते हैं और उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो डाइजेशन है, इस प्रोसेस को आपने डाइजेशन बोला, इसे आपने पाचन बोला। अब ये जो डाइजेशन है ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। तो एग्जामिनर पूछता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में कि डाइजेशन जो है वो किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। ध्यान से समझो बच्चों, मैं आपसे पूछूं बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? आप कहोगे कि मैम कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसमें अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया से क्या बनता है? प्रोडक्ट, पी यानी प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनते हैं। यही होता है केमिकल रिएक्शन। अरे केमिकल रिएक्शन की परिभाषा क्या होती है भाई? ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके प्रोडक्ट यानी उत्पाद बना देते हैं। तो देखो यहां पर रिएक्टेंट है, अभिकारक है क्या? कॉम्प्लेक्स फूड।
और यहां पर क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। तो क्या मैं कह सकती हूं डाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है? कह दो मैम, क्या प्रॉब्लम है? जी भैया मैं कह देती हूं। तो अब एग्जामिनर कहता है भाई मान लिया डाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन कैसे केमिकल रिएक्शन है? तो आपको ढंग से पढ़ना है, ये चीज केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाई जाएगी कि ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल, जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, उस रिएक्शन को कहा जाता है कैटाबोलिक रिएक्शन। अरे क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि डाइजेशन कैसी रिएक्शन है, कैटाबोलिक रिएक्शन है, यह एक अपचयी अभिक्रिया है। और अपचयी अभिक्रिया में या कैटाबोलिक रिएक्शन में होता क्या है? तो मैम कैटाबोलिक रिएक्शन में हमेशा बड़ा कोई मॉलिक्यूल है, बड़ा अणु है, वो छोटे अणुओं में टूटता है। ये लो, ये एनटीपीसी के एग्जाम का क्वेश्चन है कि डाइजेशन कैसा रिएक्शन है, ये कैटाबोलिक रिएक्शन है। समझ में आया डाइजेशन होता क्या है? अभी बात करेंगे किसका होता है डाइजेशन, क्यों होता है, कब होता है, कहां होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। और यकीन मानो जब मैंने ये चैप्टर थ्योरी के फॉर्म में पढ़ा दिया ना बेटा, सारे क्वेश्चंस आप ऐसे खट 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 आंसर करोगे आप। तो डाइजेशन होता क्या है ये समझ में आया? जी मैम। कैसे रिएक्शन है? कैटाबोलिक रिएक्शन है, ये समझ में आ गया। अब हम समझेंगे आखिर डाइजेशन होता किसका है। भाई डेफिनेशन तो एग्जाम में कोई नहीं पूछता है, परिभाषा थोड़ी ना पूछता है एग्जामिनर, परिभाषा सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। अब बात ये आती है कि मैम डाइजेशन होता किसका है? तो बेटा डाइजेशन होता है हमेशा न्यूट्रिएंट्स का। किसका होता है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स का। आप बोलोगे मैम ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? अरे ऐसे तत्व है जिनको आप खाने में खाते हो, आप चाहे वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन है, आपने फल खाया, कोई फ्रूट खाया, आपने कोई मिठाई खाई, आपने रोटी खाई, चावल खाया, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो आप खाते हैं, ये दो तरीके से खाते हैं। एक न्यूट्रिएंट्स खाते हैं आप जो ज्यादा मात्रा में खाते हैं, उनको बोलते हैं हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। बस यहां से एग्जामिनर के क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाते हैं। प्लीज ढंग से पढ़ लो, मैं कमेंट्स एक का भी नहीं देख रही हूं, लास्ट में देखूंगी, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है जो एक दिन में आप ज्यादा मात्रा में खाते हैं। ज्यादा का मतलब होता है जो आप ग्राम्स में खाते हैं, ग्राम पर डे। एक दिन में आपने ग्राम में खाया, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 70 ग्राम। और दूसरी तरफ ऐसे न्यूट्रिएंट्स खाते हैं आप जिनको आप मिलीग्राम में खाते हैं। एक दिन में आप ट्रेस अमाउंट में खाते हैं, कम मात्रा में लेते हैं, उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इनको हम कम, यानी कि जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में कम है। कितनी कम? तो ये एक दिन में हम मिलीग्राम्स में लेते हैं, मिलीग्राम पर डे लेते हैं। आई मेरी बात समझ में? जी मैम, है ना। अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं, ध्यान से सुनना बेटा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम ज्यादा खाते हैं, माइक्रो होते हैं जो हम कम खाते हैं। अब ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनमें कौन कौन से आप ग्राम में खाते हैं? एक नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 1 पे आते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हिंदी में कहते हैं शर्करा। सुना होगा आपने, डॉक्टर बोलता है, आजकल तो एक नया सेंटेंस आया है, लो कार्ब्स नो कार्ब्स। कार्ब्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। और दूसरा आप जो खाते हैं खाने में, वो खाते हैं आप प्रोटीन्स। क्या खाते हैं बेटा? प्रोटीन्स खाते हैं। अरे मैम दूध में प्रोटीन होता है, हमने सुना है, अंडे में प्रोटीन होता है, दाल में प्रोटीन होता है, मशरूम में होता है, सोयाबीन में होता है। जी हाँ। तीसरा जो आप खाते हैं उसको आप बोलते हैं आम भाषा में फैट, और थोड़े से पढ़े लिखे लोग बोल देते हैं लिपिड्स। लिपिड्स को हिंदी में लिपिड्स कहेंगे, फैट को हिंदी में हम वसा कहेंगे। अब जो एग्जामिनर का क्वेश्चन बनता है वो सुन लो ढंग से। क्या हमने एक दिन में ग्राम में कार्बोहाइड्रेट खाई, प्रोटीन खाया, फैट खाया? और याद रखना इन तीनों से एनर्जी मिलती है, लेकिन ये तीनों एनर्जी हमें देंगे कब? जब इनका डाइजेशन हो जाएगा। ये तीनों हमें एनर्जी देते हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। ये हमारे शरीर में जाकर टूट जाते हैं, इनका ब्रेकडाउन हो जाता है, इनका पाचन हो जाता है, और पाचन के बाद इनसे एनर्जी मिलती है।
तो मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूं, या आपका एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि हमारे खाने में वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो आपका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट। इन तीनों से हमें एनर्जी मिलती है। ये हम खाने में खाते हैं, चाहे आप वेज हो चाहे नॉन वेज हो। अल्टीमेटली आप 3 ही तरीके का खाना खा रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको यह बताना चाह रही हूं कि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पे आप क्या खाते हो। आप खाते हो विटामिन्स। हाँ जी मैम, हमने सुना है पालक में विटामिन ए होता है ना। आप खाते हो विटामिन्स। दूसरा, आप खाते हो बेटा मिनरल्स। मिनरल्स को बोलते हैं हम खनिज तत्व। मिनरल्स को क्या कहते हैं? खनिज तत्व। जैसे आपने सुना होगा दूध में कैल्शियम होता है, केले में पोटेशियम होता है। तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सब क्या होते हैं? मिनरल्स। और खाना खाने के बाद या खाना खाने के साथ या आप पूरे दिन में क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। अब मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनना। ये इन तीनों से हमें एनर्जी मिलती है, जबकि ये जो 3 होते हैं ना, इन तीनों से हमें एनर्जी नहीं मिलती। इन तीनों से हमें क्या नहीं मिलती? एनर्जी नहीं मिलती। ये हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। बस यहीं से आपके एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। यहीं से आपके एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। आप कितनी ही विटामिन खा लो, विटामिन खा लो, एनर्जी नहीं मिलेगी। फिर मैम विटामिन क्यों खाते हैं? विटामिन बीमारियों से बचने के लिए खाते हैं। विटामिन का अपना अलग काम है, लेकिन विटामिन एनर्जी नहीं देगा। आप कितना ही कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर खा लो, लेकिन इनसे एनर्जी नहीं मिलेगी। इनका अपना अलग काम है। आप कितना ही पानी पी लो, एनर्जी नहीं मिलेगी। एक बार ग्रुप डी के पेपर में क्वेश्चन आया कि 2 ग्लास पानी में कितनी कैलोरीज एनर्जी होती है? 0। पानी में एनर्जी होती ही नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, अगर पानी से हमें एनर्जी मिल रही होती तो आज हम खाना खाते ही नहीं इतना अच्छा। पानी पी पी के पेट भर लेते हम। तो मैं क्या कहना चाह रही हूं, पानी के अपने अलग काम है, लेकिन पानी एनर्जी नहीं देगा। तो क्या मेरी बात समझ में आई आपको? मैं क्या कहना चाह रही हूं, देखो विटामिन का क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो विटामिन यहां लिखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, लेकिन विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती। तो मैंने समझाने के लिए तीनों एक साथ लिख दिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना जी मैम। इसका मतलब मैम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन तीनों का डाइजेशन होता है, इन तीनों का पाचन होता है, क्योंकि ये तीनों हम क्या खाते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जटिल भोजन, यानी कि ये बड़े बड़े अणुओं के रूप में खाते हैं। तो ये छोटे में बदलेंगे, छोटे में बदलने के बाद इनसे एनर्जी मिलेगी। तो ये तीनों हमें एनर्जी देते हैं। जबकि विटामिन, मिनरल्स और जो वाटर होता है यानी पानी होता है, ये तीनों तो पहले से ही सिंपल फॉर्म में होते हैं। ये पहले से ही सरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो बेटा इनका पाचन नहीं होता है, ये तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यानी कि मैम ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं और कॉम्प्लेक्स इजी में यानी सिंपल फूड में बदलेगा और उससे एनर्जी मिलेगा। इन तीनों से हमें एनर्जी नहीं मिलती। तो क्या आपको समझ में आया कि डाइजेशन होगा किसका? तो मैम कार्बोहाइड्रेट्स का होगा, प्रोटीन का होगा और फैट का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हो आप। इनका डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये तो पहले से ही सिंपल फॉर्म में है, ये तो पहले से ही सरल अवस्था में पाए जा रहे हैं। तो इनका क्यों पचाना इन्हें, है ना जी मैम। तो अब चलो आपको समझ में आ गया डाइजेशन होता क्या है। तो ये होता है। किसका होता है डाइजेशन? तो इन तीनों का होता है। अब कैसे होता है, कौन करवाता है, वो समझो, ठीक है। संदीप कह रहे हैं क्या ये रिकॉर्डेड क्लास है? अरे भाई किसने बोला रिकॉर्डेड क्लास है? हाँ मान जाओ, आ जाओ। कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, बिल्कुल लाइव क्लास है। 2:19 हो चुकी हैं और आज डेट जो है वो 26 फरवरी है। बार बार कमेंट करोगे तो ब्लॉक करवा दिए जाओगे। ढंग से पढ़ लो, ठीक है। आ जाओ। अब बात ही आती है मैम डाइजेशन होता कैसे है। बस यहां से क्वेश्चंस की भरमार शुरू हो जाएगी। मैंने कहा डाइजेशन किसका होता है, पहले ये बताओ। तो नंबर 1 पे मैम आपने बताया डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। जी हां, कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम हिंदी में शर्करा कहते हैं। अब बच्चों एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो अधिकतर किसके रूप में खाते हैं। तो हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं अधिकतर वो खाते हैं स्टार्च के रूप में।
अब आप में से कुछ बच्चे ये सेंटेंस सुनेंगे नहीं, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर सर खुजलाते रह जाएंगे। अरे हम जो अधिकतर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो स्टार्च के रूप में खाते हैं, और स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च लार्जर मॉलिक्यूल है। अब इस स्टार्च को तोड़ना पड़ेगा। स्टार्च हमारे शरीर में पहले बदलता है किस में? माल्टोज में, और बाद में ये जो माल्टोज है, इस माल्टोज को और छोटा तोड़ लिया जाता है, और छोटा बदल लिया जाता है किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। तो सुनो बच्चों, स्टार्च एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा, बाद में इतना छोटा तोड़ दिया, और इतने छोटे को क्या बोलेंगे? ग्लूकोज बोलेंगे। यानी कि मैम हमने खाया क्या? हमने खाया स्टार्च। हमारे बॉडी में जाकर ये स्टार्च किस में बदल गया? ग्लूकोज में। तो हमने खाया स्टार्च, और एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज देता है। तो क्या मैं ये कह दूं, स्टार्च जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना क्या है? जटिल है। क्या मैं ये कह दूं, ग्लूकोज जो है वो सिंपल फूड है, वो सरल भोजन है? जी हां। और सुनो, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, विच इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट? सबसे सरल शर्करा कौन सी है? बताओ, पीवाईक्यू में मिला है ना ये क्वेश्चन? हां जी, सबसे सरल शर्करा ग्लूकोज होता है। ये लो। तो हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या रोल अदा किया? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? पाचन तंत्र क्या करता है? पाचन तंत्र स्टार्च को पहले माल्टोज में बदलता है। जी हां। फिर इसी माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। जी हां। और ये ग्लूकोज जो है, फिर इससे एनर्जी मिलती है हमारे शरीर में। जी हां मैम। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हम अधिकतर कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में खाते हैं, तो बताओ आंसर क्या होगा? स्टार्च। अगर मैं कह दूं सबसे सरल शर्करा कौन सी है, आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। जी मैम कह दो। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी मैम। अब दूसरा जो हम खाना खाते हैं वो किसके रूप में खाते हैं? प्रोटीन्स के रूप में खाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम क्या खाते हैं? हम प्रोटीन्स खाते हैं, बहुत सारा प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं, है ना। अब ये जो प्रोटीन है, ये हमारे शरीर में पहले जाकर बदल जाता है किसके रूप में? पेप्टोन्स के रूप में। इनको या तो हम कहते हैं पेप्टोन्स, या इन्हीं का एक और नाम होता है, इनको हम पेप्टाइड्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम? बोलो मेरे साथ, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स कह देते हैं। जी मैम। और बाद में यही पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स जाकर बदल जाते हैं या टूट जाते हैं किस में? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड को हिंदी में कहते हैं अमीनो अम्ल। तो प्यारे बच्चों, मेरी बात को बड़ा गौर से सुनिएगा। प्रोटीन क्या है? ऐसे बड़ा सा कॉम्प्लेक्स फूड है। उसको, प्रोटीन को जब तोड़ा तो वो ऐसे छोटे अणुओं में टूटा। इन छोटे अणुओं को पेप्टोन्स कहा। बाद में यही पेप्टोन्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे अणुओं में जाकर बदल गए, और इन्हीं छोटे छोटे अणुओं को आपने नाम दे दिया अमीनो एसिड। तो मान लो मैं आपकी एग्जामिनर हूं और मैंने आपसे पूछा कि प्रोटीन की सबसे सरल अवस्था का नाम बताओ। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, यानी कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है, संरचना है, वो कॉम्प्लेक्स है, वो जटिल है। और मैंने पूछा कि बताओ सिंपलेस्ट प्रोटीन क्या कहलाते हैं, या प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हुआ अमीनो अम्ल। बताओ आपका आंसर हुआ कि नहीं हुआ? जी मैम। एसएससी जीडी का एक पेपर होता है। जी मैम। उसमें पूछा था कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई का नाम बताओ, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो वहां पर आपका आंसर था अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। तो हमने खाया प्रोटीन और हमारा बॉडी कहता है हमें चाहिए अमीनो एसिड।
तो इस प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने के लिए एक सिस्टम लगा हुआ है, एक मशीन लगी हुई है आपके बॉडी में। उसी मशीन को, उसी सिस्टम को आप डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, उसी को आप पाचन तंत्र कहते हैं, है ना? जी मैम, है ना? चलिए फिर नेक्स्ट सुनो, तीसरा, हमने खाया फैट या लिपिड्स। अच्छा नंबरिंग कर दे, हम नंबरिंग कर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हमने तीसरा क्या खाया? हमने 3 नंबर पे खाया फैट। अच्छा, फैट को हिंदी में वसा कहते हैं, लेकिन फैट का दूसरा नाम क्या होता है? लिपिड्स। तेल में लिपिड होता है या तेल में फैट होता है, घी में होता है, मक्खन में होता है, छाछ में होता है, दूध में होता है, दही में होता है, ये सब पढ़ेंगे हम आगे। हाँ जी मैम, है ना? तो ये फैट और लिपिड्स जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाकर बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स को बोलते हैं वसीय अम्ल। प्लस ये जाकर बदल जाते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड में। जब आप अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं, तो आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है ट्राइग्लिसराइड्स इतनी है, फैटी एसिड्स इतनी है। अगर आपने कभी ब्लड का रिपोर्ट पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ आता है ना? चलो मैम, इन सबको कौन तोड़ता है? रंजन जी 2 मिनट रुकिए, अभी बताएंगे। फैटी एसिड्स प्लस किसमें टूट जाता है? ये ग्लिसरॉल में टूट जाता है। अच्छा, कुछ किताब वाले ग्लिसरॉल के साथ ग्लिसराइड भी लिखते हैं, एक ही बात है, ठीक है? ग्लिसरॉल की जब 3 इकाई जुड़ जाती हैं तो वो ग्लिसराइड कहलाती है। खैर छोड़ो, आपको आगे पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा फैट क्या है? फैट एक बड़ा सा अणु है, मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स है, और फैट जो है वो हमारे शरीर में जाकर बदल जाता है किसके रूप में? फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल के रूप में। तो मैं क्या कह दूं? मैं कह दूं लिपिड्स या फैट क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? कॉम्प्लेक्स है, इसकी संरचना जटिल है। जबकि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो ऐसे छोटी छोटी बूंद होती हैं तेल, घी, वसा की, और ये क्या होते हैं? ये सिंपल हैं। तो क्या मैं कह सकती हूं कि फैट का सरल रूप वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल कहलाता है। सिंपलेस्ट फैट इज नोन एज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जी मैम कह दीजिए, जी मैम कह दीजिए। कह सकती हूँ? हाँ जी मैम। तो मुझे बताओ, हमारे शरीर में डाइजेशन किस किस का होता है, कैसे होता है? अगर एग्जामिनर पूछ ले हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है, आप कहोगे यस। किस में बदल जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स? ग्लूकोज में बदल जाती हैं। अगर एग्जामिनर पूछे क्या हमारे बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, आप कहोगे यस। किस में जाकर बदल जाती हैं प्रोटीन? अमीनो अम्ल में। एग्जामिनर पूछेगा कि क्या हमारे बॉडी में फैट का डाइजेशन, फैट का पाचन होता है, आप कहोगे यस। किस में जाकर बदल जाती हैं? फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल में। तो इन तीनों का डाइजेशन होता है। अगर मैं कहूं पानी का होता है, कहना नो। अगर मैं कहूं विटामिन का होता है, कहना नो। अगर मैं कहूं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम इनका होता है, आप कहोगे नो मैम, है ना? है ना? हाँ जी मैम। तो समझ में आया डाइजेशन होता क्या है, किसका होता है? इन तीनों का होता है। अब जैसे रामानुजन के दिमाग में क्वेश्चन आया, वैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, आखिर डाइजेशन करवाता कौन है? आखिर इस स्टार्च को माल्टोज में किसने बदला? इस माल्टोज को ग्लूकोज में किसने बदला? तो एक बहुत प्यारा सा शब्द है, जिस शब्द को आपने कभी ना कभी सुना होगा, और मैं लिख रही हूं एंजाइम। कितने बच्चों ने इस प्यारे से शब्द को सुन रखा है, एंजाइम शब्द को? डाइजेशन कौन करवाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए एंजाइम्स। हमारे शरीर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं, और ये एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये पाचन में सहायक होते हैं। दीज आर हेल्पफुल इन डाइजेशन। एंजाइम्स का काम क्या होता है? सुनो, हमारे बॉडी में एंजाइम्स को क्या कहा जाता है? हम एंजाइम्स को कहते हैं बायोकैटलिस्ट, और हिंदी में कहा जाता है जैव उत्प्रेरक या जैविक उत्प्रेरक। बहुत ध्यान से समझना, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कैटलिस्ट शब्द।
उत्प्रेरक शब्द आपने पढ़ा होगा। जी मैम। कैटलिस्ट शब्द का मतलब क्या होता है मैम? हमने 7वीं क्लास में पढ़ा था, 8वीं क्लास में पढ़ा था। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक डाल देते हैं, तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, उस केमिकल रिएक्शन की रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपने कोई कैटलिस्ट डाल दिया तो वो बहुत फास्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक ऐसे ही मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपका डाइजेशन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है। जी हां, कौन सी? कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। यानी कि मैम अगर मैं यहां पर कोई कैटलिस्ट डाल दूं तो ये जो रिएक्शन है इसकी स्पीड तेजी हो जाएगी, बहुत फास्ट होना शुरू हो जाएगी। जी हां, अगर मैं यहां पर एक एंजाइम ऐड कर दूं तो ये बहुत फास्ट होगी केमिकल रिएक्शन। अगर मैं यहां एक एंजाइम डाल दूं बहुत फास्ट होगी, बहुत तेजी से ये केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। यहां डाल दूं, यहां एंजाइम डाल दूं तो बेटा ये केमिकल रिएक्शन स्पीड पकड़ लेगी, है ना? ये रासायनिक अभिक्रिया तेजी से होना शुरू हो जाएगी। जी मैम। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को स्पीड देने का काम हमारे बॉडी में कैटलिस्ट करता है, और उस कैटलिस्ट को आप प्यार से एंजाइम कहते हैं। बच्चों 50 से भी ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको स्टार कर लो। 50 से भी ज्यादा बार पूछा हुआ है कि मनुष्य के शरीर के जैव उत्प्रेरक किसको कहा गया है, बायो कैटलिस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा एंजाइम। आपका आंसर होगा एंजाइम। एंजाइम्स आर नोन एज बायो कैटलिस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंजाइमों को हमारे शरीर का जैव उत्प्रेरक माना गया है। ये बायो कैटलिस्ट हैं। ये क्या करवाते हैं बताओ? एंजाइम्स का किस में हेल्प करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये पाचन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। यानी कि मैम हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एंजाइम्स काम आते हैं। जी हाँ। अब अगर आप मेरे से पूछो कि मैम एंजाइम्स आखिर बने किसके होते हैं? आदित्य कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। बेटे तुम क्लास छोड़ो, पहले नींद पूरी करके आओ, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, भी तो बहुत साल है, 5 साल है, 7 साल है, नींद पूरी कर लेते हैं, पढ़ बाद में लेंगे, काय की दिक्कत है ना? काय की दिक्कत है? सुनो, बात यह है कि एंजाइम्स किसके बने होते हैं। तो मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं यहां पर जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, मैं पहले ही स्टार कर देती हूं। ऑलमोस्ट all enzymes are made up of protein. Almost all enzymes are made up of protein. लिख दो, अधिकांशतः एंजाइम प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। जी हाँ, लिख दो। एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम किससे बने हुए होते हैं? एंजाइम्स बने हुए होते हैं प्रोटीन से। एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं या प्रोटीन से बने होते हैं। अधिकतर एंजाइम किससे बने हुए होते हैं बेटा? प्रोटीन से। ये बात बिल्कुल सत्य है। 99.99% जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एक आधा एंजाइम छोड़ दो। तो अगर मैं आपसे पूछूं एंजाइम की नेचर क्या है, एंजाइम की प्रकृति क्या है, तो बेटा एंजाइम नेचर से क्या है? एंजाइम नेचर से प्रोटीन है भैया, क्योंकि ये प्रोटीन से बने हुए हैं। हाँ जी, एंजाइम्स का नेचर पूछ ले आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई एंजाइम्स की प्रकृति बताओ क्या है, तो आप क्या करके आओगे? एंजाइम्स तो मैम प्रोटीन है। हाँ जी मैम। तो अगर आपसे पूछ ले कौन सा बायो मॉलिक्यूल, कौन सा जैविक अणु है जो हमारे शरीर में डाइजेशन में हेल्प करता है, आपका आंसर क्या? एंजाइम। मनुष्य के शरीर के बायो कैटलिस्ट कौन? एंजाइम्स। एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के। और एंजाइम्स किस में काम आते हैं? डाइजेशन में। इसका मतलब मैम हम इस चैप्टर में कुछ एंजाइम्स के नाम याद करेंगे। जी हाँ, और इस साल भर के ग्रुप डी 2026 में 25 में जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन जो 2026 तक चला है, भर के क्वेश्चंस आए हैं। आपने कुछ एंजाइम सुने होंगे, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, है ना? नहीं सुने तो आप सुनोगे आगे। ठीक है जी मैम। तो डाइजेशन में क्या काम आते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स काम आते हैं।
अब ये कौन से एंजाइम्स होंगे थोड़ी देर रुको, आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे, आपको समझ में आ गया डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन होता किसका है और करवाता कौन है। 3 लाइन के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। जी मैम जी आ गए हैं, तो चलिए आ जाओ, है ना, आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। नेक्स्ट बात ये आती है कि आखिर जो डाइजेशन है उसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं। एग्जामिनर पूछता है कि स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बताओ। ये ग्रुप एनटीपीसी में आपको स्टेजेस की सीक्वेंस बतानी थी। स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की अवस्थाओं के नाम बताओ कि आपका जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कितनी स्टेज में कंप्लीट होता है, ये कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होता है, और इन अवस्थाओं के कुछ नाम होते हैं जो आपको लिखना है। तो लिखो पाचन तंत्र की अवस्थाएं। पाचन तंत्र की स्टेज का मतलब होता है अवस्था या चरण। वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। बच्चों सुनो, नाम याद करने आपको यहां पे। सबसे पहली जो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टेज होती है उसको कहा जाता है इंजेशन ऑफ फूड, या सिंपली इंजेशन बोलो। इंजेशन को हिंदी में बोलते हैं अंत्र ग्रहण। बेटा अंत्र का मतलब होता है अंदर, ग्रहण का मतलब ग्रहण करना। अरे पाचन किसका होगा, खाने का, तो सबसे पहले खाना खाना पड़ेगा ना। हाँ जी मैम, तो जो आपकी रसोई में खाना बना है उस खाने को यहां पर मुंह में रखना इंजेशन कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। ठीक है, क्या है इंजेशन? इंजेशन का मतलब होता है जो भी आपने रसोई में खाना बनाया उसको मुंह में रख लिया। जी मैम, मुंह में आ गया खाना, हाँ जी मैम आ गया। अब 2 नंबर पे क्या होगा, 2 नंबर पे इस खाने का ब्रेकडाउन होगा, इसकी तोड़ फोड़ होगी, और इसी तोड़ फोड़ को आप पाचन कहते हैं। यानी कि जो बड़ा बड़ा भोजन है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ऐसे बदल जाएंगे। अरे बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? डाइजेशन का मतलब क्या बताया, कॉम्प्लेक्स फूड का इजी फूड में बदलना डाइजेशन कहलाता है, या जटिल भोजन का सरल भोजन में बदलना डाइजेशन कहलाता है। या मैंने क्या बोला कि भैया जो बड़े बड़े अणु हैं भोजन के, उनका छोटे छोटे अणुओं में टूटना, ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है, डाइजेशन। टूट गए छोटे छोटे अणु। अब तीसरा जो है वो क्या है बेटा, 3 नंबर पे आती है स्टेज, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करवा लिया। समझे ना बात मेरी? आपने खाना खाया, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने बड़े खाने को छोटे खाने में बदल दिया। जी हां, अब इन छोटे छोटे भोजन के अणुओं को हमारा बॉडी, हमारी सेल्स क्या कर लेंगी, इसका अवशोषण कर लेंगी, इसका एब्जॉर्प्शन कर लेंगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो तीसरी अवस्था है उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, उसको अवशोषण कहते हैं। और जो चौथी स्टेज आती है उसको कहते हैं एसिमिलेशन। और हिंदी में कहा जाता है स्वांगीकरण। क्या होता है एसिमिलेशन? प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। हाँ जी, आपका ब्रेन है, आपके 2 फेफड़े हैं, 2 किडनी है ना, आपने सुना होगा ये ऑर्गन्स होते हैं, लीवर है, हार्ट है। इन सारे ऑर्गन्स को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहां से मिलती है? पचे हुए भोजन से। तो खाना खाया, खाना पच गया, खाने का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जिस भोजन का अवशोषण हुआ है वो अवशोषित भोजन खून में घुलता है, ब्लड में, खून में, और खून की सहायता से हमारे बॉडी के प्रत्येक टिश्यू यानी उत्तक या प्रत्येक सेल यानी कोशिका के पास पहुंचना एसिमिलेशन कहलाता है। उत्तक या कोशिका के पास पहुंचना। सुनो, क्या होता है स्वांगीकरण? पचित भोजन का खून की सहायता से हमारे शरीर के उत्तकों या कोशिकाओं या अंगों तक पहुंचना स्वांगीकरण कहलाता है। मैंने कहा खाना खाया, खाना पच गया, वो जो पचा हुआ भोजन है वो ब्रेन के पास आया, तो ब्रेन ने एनर्जी ले ली उससे। अब किसकी सहायता से आता है? ब्लड, खून की सहायता से। खून तो 24 घंटे 7 दिन हमारे बॉडी में ऐसे घूम रहा होता है, तो खून घूम रहा है, तो खून के साथ
अवशोषित भोजन घूम रहा है तो हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन्स के बीच में जा रहा है ना? आई मेरी बात समझ में, है ना? ठीक है जी मैम। तो खाना खाया, खाना पच गया, उसका अवशोषण हो गया, हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन के पास पहुंच गया। अब जो खाना पचा नहीं वो वेस्ट में बदल जाता है, वो मल में बदल जाता है, और इसी मल को हमारे बॉडी से बाहर निकालना इजेशन कहलाता है। इजेशन बेटा देखो, ये इंजेशन है, ये इजेशन है। इजेशन का मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन या इसको बोलते हैं मल त्याग। जो भी वेस्ट भोजन हमारे बॉडी में बना उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना इजेशन कहलाता है। जिस खाने का डाइजेशन नहीं हुआ वो किस में बदल जाता है? वो वेस्ट में बदल जाता है। वेस्ट का मतलब होता है अपशिष्ट भोजन, और इसी वेस्ट को बाद में हमारे बॉडी से क्या कर दिया जाता है? आउट कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जिस प्रोसेस की सहायता से निकालते हैं उसे इजेशन कहते हैं। ये लो और सुनो, ये जो मैंने स्टेजेस लिखवाई है ना, ये एनटीपीसी के एग्जाम का क्वेश्चन है। एनटीपीसी में पूछा था कि डाइजेशन की स्टेजेस बताओ, डाइजेशन कौन कौन सी स्टेज में कंप्लीट होता है। तो वहां पर आपको सीक्वेंसिंग का ऑर्डर पूछा था। तो नंबर 1 पे क्या आता है? इंजेशन। नंबर 2 पे डाइजेशन, नंबर 3 पे एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 पे एसिमिलेशन, नंबर 5 पे इजेशन। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसमें सीक्वेंस आगे पीछे करके आपसे ऑप्शन में पूछे थे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? मैं क्या कहना चाह रही हूं? जी हाँ मैम। तो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम की 5 स्टेज होती हैं। 5 स्टेज की सीक्वेंस आपको याद करनी पड़ेगी। कर लोगे कि नहीं करोगे? जी मैम कर लेंगे। कर लेंगे? हाँ जी मैम। तो यहां तक आपको क्लास में पता लग गया डाइजेशन होता क्या है, किसका होता है, कौन करवाता है, कौन कौन सी फेजेस में होता है। तो अब हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। वो काम कैसे करता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 भागों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? आइए, कुछ नहीं, ये जो फोटो दिखाई है ना, ये तो किताब में फोटो है, इसी को आसान करके मैं आपको समझाना चाह रही हूं। बस ये जो आपको मैंने फोटो दिखाई है या ये जो आप गूगल से डायग्राम लेते हैं, इसी को आसान करके मैं आपको समझा रही हूं। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो पाचन तंत्र है, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। और यहां से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे मैं जो ये बोलती हूं ना, ये मैं आपको PYQs करवाती हूं। ये जो मैं साथ साथ में आपको बोलती हूं ना क्वेश्चन कि ये मेरा नहीं है, एग्जामिनर का होता है। बस मैं आपको आसान करने के लिए बता देती हूं। ये सारे PYQs बोलती हूं क्योंकि मुझे तो सब याद है क्वेश्चंस, मुख जवानी सब क्वेश्चंस याद रहते हैं मुझे, किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आ जाओ। डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटा जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। क्यों बांटा? सुनो, एक तरफ हम उन ऑर्गन्स को पढ़ेंगे जिन ऑर्गन्स में हमारा खाना जाता है। जैसे सबसे पहले आपने खाना कहाँ खाया? मुंह में खाया। मुंह का खाना आपने निगल लिया, कहाँ गया? इस पाइप में। हमारे गले में एक पाइप होती है जिसको फूड पाइप कहते हैं, जिसको भोजन नली कहते हैं, उसमें गया। भोजन नली से पेट में गया, पेट से आंतों में गया, छोटी आंत बड़ी आंत में। तो ये सारे ऑर्गन्स, ये सारे अंग है। अरे मुंह क्या एक ऑर्गन, फूड पाइप का एक ऑर्गन, पेट का एक ऑर्गन, छोटी आंत का एक ऑर्गन, बड़ी आंत का एक ऑर्गन। हाँ जी मैम। वो सारे ऑर्गन जहां खाना जाता है, इन सारे ऑर्गन्स को एक पाइप में हम बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कह देते हैं हम? एलिमेंट्री कैनाल कह देते हैं, और हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल क्या है? एक बड़ा सा नाल है, एक पाइप है, एक लंबा सा पाइप है। जो पाइप कहां से शुरू होता है? जो पाइप आपके माउथ यानी मुख से, जहां से आप खाना खाते हैं,
यहां से आपने खाना खाया, ये बड़ा सा पाइप देखो ऐसे 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 ऐसे, पता है ये कितना बड़ा होता है? 9 मीटर लंबा पाइप होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 9 मीटर होता है। कहां से शुरू होता है? मुंह से। कहां खत्म होता है? एनस पे, गुद्दे पे। एनस को बोलते हैं हिंदी में गुद्दा, सुना होगा ना, एनस कैंसर हो गया। माउथ से खाना खाते हैं और वेस्ट फूड को आप एनस से बाहर निकालते हैं। तो ये माउथ से लेकर एनस तक 9 मीटर लंबा पाइप होता है। इस पाइप को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होता है? माउथ यानी मुख, आपके मुंह से शुरू होता है। कहां पे खत्म होता है? तो इसका लास्ट ऑर्गन कहलाता है एनस। एनस कहलाता है, जिसको हिंदी में हम गुद्दा लिखते हैं। और ये माउथ से एनस तक एलिमेंट्री कैनाल है। इसकी लेंथ कितनी है? तो इस एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई पूछे, इसकी लेंथ, एल का मतलब है लेंथ यानी लंबाई, 9 मीटर लंबा। कभी कभी फिट में पूछता है तो लगभग 33 फीट लंबा पाइप होता है। इसी को आप एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, हाँ जी मैम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सुनो। तो एक तरफ हमने लिख दिया एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक लंबा सा पाइप है, जो पाइप माउथ से शुरू होके एनस तक खत्म होता है। इसमें ऑर्गन्स आते हैं बीच में और 9 मीटर या 33 फीट लंबा होता है। दूसरी तरफ हम लिखेंगे ऐसे ऑर्गन्स जो क्या करवाते हैं, जो हमारे बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और हिंदी में कहते हैं पाचन करवाने वाली ग्रंथियां। अरे ऐसी ग्रंथियां जो पाचन में सहायक होती हैं, उनको पाचन करवाने वाली ग्रंथियां कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स का काम क्या है? एंजाइम बनाना। और थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया डाइजेशन करवाता कौन है? एंजाइम करवाता है। 6 मीटर का होता है। कहां से पढ़ के आए हो तुम? 6 मीटर। रंजन कुमार, जहां से पढ़ के आए हो उस किताब को फाड़ देना, ठीक है? आ जाओ। क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है? एक ऐसी कोई ग्रंथि जो एंजाइम या कोई जूस बना रही है, और वही एंजाइम और जूस, जूस पीने वाला जूस नहीं है, ठीक है? वही एंजाइम या जूस जो होता है वो हमारे बॉडी में क्या करता है? वो हमारे बॉडी में पाचन में सहायक होता है। ठीक है जी मैम। अब सुनो, मैंने कहा एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होती है? माउथ से। माउथ का मतलब क्या हो गया? मुख, है ना? और माउथ में जो ग्लैंड होंगी, जो ग्रंथियां होंगी, वो हम माउथ के सामने यहां लिखेंगे। और हमारे मुंह में कौन सी ग्रंथियां होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। लारीय ग्रंथियां होती हैं जो लार बनाती हैं, और लार में एंजाइम होता है, और उसी एंजाइम की सहायता से क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं माउथ में कौन सी ग्रंथियां हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो हम पढ़ेंगे आखिर ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं, ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है जी मैम। अब माउथ में क्या पढ़ेंगे? तो आप मुंह खोलो, मुंह में आपको क्या दिखते हैं? आपके दांत दिखते हैं, आपके टीथ दिखते हैं, दांत दिखते हैं। दांत क्या करते हैं? जो भी आप खाना खाते हो उस खाने को तोड़ने का काम, उस खाने की कटिंग करने का काम कौन करता है? दांत। तो दांत पढ़ना पड़ेगा। दांत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते, दांत से बनने वाले सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जी हाँ, करने पड़ेंगे। दूसरा, मुंह खोलते हो तो आपको 2 नंबर पे दिखती है आपके मुंह में टंग। टंग, टंग को बोलते हैं जीभ या जिह्वा। क्या करती है जीभ? जो भी आपने खाना खाया है उस खाने का टेस्ट महसूस करवाती है कि आखिर जो खाना खाया है आपने वो खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, कैसा है, उसको महसूस करवाने का काम जीभ का होता है। तो हमें जीभ पढ़ना पड़ेगा, जीभ से बनने वाले क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। जी हाँ, तो हम माउथ में क्या पढ़ेंगे? टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे। हाँ जी। अब माउथ के बाद 2 नंबर पे खाना कहां जाता है? फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप को बोलते हैं भोजन नली। अच्छा, हम लोग फूड पाइप कह देते हैं, लेकिन बच्चों जो फूड पाइप होता है इसका एक और नाम होता है, और कौन सा नाम होता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस लिखा जाता है ओ से, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ओ साइलेंट हो जाता है। ईसोफेगस, भोजन नली, खाने वाली नली बोलते हैं ना,
किसी की खाने वाली नली अंदर से फट गई, ये सुना होगा आपने। आगे बात समझ में, ईसोफेगस। तो ये पढ़ेंगे, ईसोफेगस एक पाइप है जिस पाइप के अंदर पाचन नहीं होता है। इसका काम होता है इस तरफ जो मुंह से खाना आया है उसको पेट में पहुंचाना। कैसे होती है पाइप, देखो ये आपका मुंह से यहां से खाना आ रहा है, ये खाना इस पाइप में जाएगा, इस पाइप को ईसोफेगस कहते हैं। ये ईसोफेगस ऐसे पेट में खाना भेज देता है। ईसोफेगस का काम क्या होता है, ईसोफेगस का काम होता है जो भी मुंह से खाना आया है उसको कहां पे ट्रांसफर करना, स्टमक में, पेट में। तो तीसरा एलिमेंट्री कैनाल का ऑर्गन कौन सा हो गया, स्टमक, जिसको हिंदी में पेट, उदर, अमाशय, जठर, इन सब नामों से जाना जाता है। ठीक है, हाँ जी मैम। अब स्टमक में जो ग्लैंड होती है उसको हम इसके सामने लिखेंगे, और स्टमक में जो ग्लैंड्स होती हैं उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, उनको हम जठर ग्रंथियां कहते हैं। ALP CBT 1 का अभी एग्जाम हुआ था, हाँ जी मैम, यहां से क्वेश्चन आया, हाँ जी मैम। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को बोलते हैं जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हम क्या, जठर ग्रंथियां कहते हैं। तो आपसे पूछ ले पेट में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। अब पेट का सारा खाना कहां जाता है, तो बेटा ये जाता है इसमें, इसे बोलते हैं छोटी आंत, ये छोटी आंत है। पेट का सारा खाना कहां गया, तो पेट का सारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। और पता है छोटी आंत नाम में ही छोटी है, लंबाई में बड़ी से बड़ी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इससे दो ग्रंथि पढ़नी है जुड़ी हुई। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है एक ग्रंथि जिसको आप प्यार से लीवर, यकृत या जिगर कहते हैं, हाँ जी। और इसी से एक और ग्रंथि कनेक्टेड होती है, यानी कि कनेक्टेड का मतलब इनडायरेक्टली कनेक्टेड, नॉट डायरेक्टली, जिसको हम पेनक्रियास कहते हैं, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं। सुना होगा मनोहर लाल पारीकर जो गोवा के CM थे, उनकी डेथ हुई थी पैनक्रियाटिक कैंसर से। जी मैम, सुना है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में तो यहां तक आते आते तो डाइजेशन कब का ही कंप्लीट हो जाता है, तो यहां पे कोई एंजाइम ग्रंथि की जरूरत ही नहीं होती है। बड़ी आंत का लास्ट वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं हम एनस। हिस्से का मतलब होता है ऑर्गन, एनस, गुद्दा। तो मैंने यही तो कहा था, एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होती है, माउथ से, कहां खत्म होती है, एनस। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, मुंह आता है, फूड पाइप आता है, पेट आता है, छोटी आंत आती है, बड़ी आंत आती है, एनस आता है। इधर मैंने कहा ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम या जूस बनाती हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करती है, उनको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे जैसे मैम मुंह में सलाइवरी ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो छोटी आंत होती है उससे लीवर, यकृत और पेनक्रियास, अग्नाशय जुड़े हुए होते हैं। तो मैंने इसी फोटो को एक फ्लो चार्ट में समझा दिया। हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, हम सबसे पहले माउथ पढ़ेंगे, दांत पढ़ेंगे, जीभ पढ़ेंगे, सलाइवा के बारे में पढ़ेंगे, फिर फूड पाइप पढ़ेंगे, फिर पेट पढ़ेंगे, फिर छोटी आंत पढ़ेंगे, लीवर पढ़ेंगे, पेनक्रियास पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, एनस पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। ठीक है, हाँ जी। अब मैंने क्या बनाया, मैंने इसी डायग्राम को बनाया, सारे नाम देखो आप, माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, पेट, पेनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, है ना, यही तो पढ़ाए मैंने सारे। ये सब आएंगे। रेक्टम तो बड़ी आंत का हिस्सा होता है, ये एनस है। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर बताएंगे, लीवर से नीचे की तरफ एक थैली जैसा ऑर्गन होता है जिसको गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? आ गई होगी। डाइजेशन क्या होता है, किसका होता है, कौन करवाता है, कौन कौन सी स्टेज में होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम दो भागों में बंटा हुआ होता है। अब हम शुरू करेंगे। कहानी यहां से शुरू होती है, लेकिन मैं अगर इतना नहीं पढ़ाती तो आपको, अगर मैं डायरेक्टली यहां से बोलती डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टेड बाय माउथ, तो आप नहीं पढ़ पाते, है ना? हाँ जी। तो आइए
अब एक नंबर पे लगा के पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टार्टेड बाय माउथ ओनली। पाचन तंत्र की शुरुआत माउथ यानी मुख यानी मुंह से हो जाती है। एक नंबर, नंबरिंग आप करते जाना साथ साथ में। इसी चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ लेंगे। लीवर पढ़ेंगे, लीवर का काम पढ़ेंगे, हम आपको ये बताएंगे कि भाई ज्यादा शराब पीने से लीवर क्यों खराब हो जाता है, पैनक्रियास क्या होता है, पित्त की थैली क्या होती है, पित्त की थैली किसी की हट गई तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सब कुछ पढ़ेंगे हम। मैम मेरी चैट शो हो रही है क्या? जी हाँ अंकित जी हो रही है। सूरज मैम मैं आपकी क्लास को रिकॉर्डेड देखता हूँ, लाइव बस थैंक्स बोलने आया हूँ आपको। थैंक यू सूरज। हाँ जी ठीक है। जी हाँ, तो हम माउथ को कल शुरू करेंगे, ठीक है, कल शुरू करेंगे। यहां से हम मुंह में क्या क्या पढ़ेंगे, दांत पढ़ेंगे। दांत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखा होगा ना बच्चे में कौन सा दांत नहीं होता है, कौन सा होता है, हमारे शरीर में कितने प्रकार के दांत होते हैं, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, दांत पीले क्यों पड़ जाते हैं, दांत टूटने क्यों लग जाते, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। अभी आया था आपके ग्रुप डी में कि जब दांत मुंह का पीएच कितने पीएच से कम हो जाए कि आपके दांत सड़ना गलना शुरू हो जाते हैं, मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। ये आया था, ये आया था, है ना? यकीन मानो, आंख बंद करके पढ़ो। जिस दिन चैप्टर खत्म हो जाएगा उस दिन मैं 2026 चल रहा है ना, 2026 तक के लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको। ग्रुप डी की आंसर की आ गई है जी मैम। अब सुनना, अब आंसर की आएगी अगली एएलपी की, फिर आएगी जेई की, फिर टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है 5 तारीख से, उसकी। तो इस साल की भी लेटेस्ट क्वेश्चन करवा दूंगी, बस आंसर की आने तो तुम सबकी आने तो तुम आंसर की। बेटा केमिस्ट्री के हिंदी के नोट्स अपडेट हो रहे हैं, रुक जाओ, लास्ट 2 दिन का समय दे दो, केमिस्ट्री के हिंदी के नोट्स अपलोड हो जाएंगे। लास्ट, मेरी गलती है, मैं मान रही हूँ, मैंने बनवाए हैं लेकिन मुझे भी तो क्रॉस चेक करना पड़ता है ना, समय नहीं मिल पाता है। ठीक है जी, हाँ जी, बताओ कोई डाउट? अब देखो आप में से कुछ लोग कहते हैं कि मैम ने कमेंट रिप्लाई नहीं किया तो वो रिकॉर्ड क्लास हो गई है, ऐसी बातें मत करा करो, ठीक है? मैं पढ़ाते समय किसी का कोई कमेंट नहीं देखूंगी कभी भी। लास्ट में 5 मिनट में अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई कमेंट है, अगर जेन्युइन डाउट है तो मैं उसका रिप्लाई करूंगी, बीच में बिल्कुल भी नहीं देखूंगी मैं। पीडीएफ क्लास के बगल में पीडीएफ शो हो जाती है। कंप्लीट पीडीएफ जाना है तो पीडीएफ पे जाओ, वहां पे बायोलॉजी की कंप्लीट पीडीएफ डली हुई है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में, ठीक है? ओके, कोई डाउट नहीं है तो मिलेंगे हम कल। घबराओ मत, अभी तो रुको, पढ़ते जाओ, बस मेरे से 2 क्वेश्चन कभी मत पूछना, चैप्टर कब खत्म होगा, सिलेबस कब खत्म होगा। क्योंकि एक टीचर को अगर आप बोल दो कि यही चैप्टर में 2 घंटे में भी खत्म करवा सकती हूं, इसी चैप्टर को मैं 20 घंटे तक भी पढ़ा सकती हूं, वो मेरा है। बस मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहती हूं कि अगर इस चैप्टर से भूला भटका क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो तुम गलत नहीं कर सकते। तुम आकर ये नहीं बोल सकते लैंग्वेज समझ में नहीं आई, आउट ऑफ सिलेबस चले गया, नहीं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी मत घबराओ, बस आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। ये 2 क्वेश्चन कभी मत पूछना मेरे से, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रही हूं मैं बेटे, तुम एनसीईआरटी पढ़ लो एक बार। हाँ, तुम ये चैप्टर मेरे से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ लो, या पहले एनसीईआरटी पढ़ लो फिर मेरे से पढ़ लो। एक एक लाइन मैच होगी बेटा, ठीक है? ओके, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कल हम दांत पढ़ लेंगे, टंग पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।